नमस्ते। 3 चरणों के चुनाव के बाद अब जब चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है, उसके बीच में जिस तरीके की तेज़ी से कई सारे जो सियासी बदलाव आए, जिसमें एक बड़े बदलाव के तौर पर अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आ जाना इंटरिम बेल पर, इसको देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि मोदी जी, जो अडानी-अंबानी का नाम लेकर के पहले ही फँसे हुए थे, उनकी मुश्किलें केजरीवाल के बाहर आ जाने के बाद और ज़्यादा बढ़ गई और ये मुश्किलें तब और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखने लग गई जब केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद एक बड़ा खुलासा कर दिया है। केजरीवाल ने अब ये कहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो वोट मांग रहे हैं, वो दरअसल अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। यानी कहीं न कहीं विरासत ट्रांसफर करने की बात का खुलासा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है। उधर देश में एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी है, चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जिस तरीके से खुली चुनौती मिल रही है मोदी जी को और कि आप वन टू वन बैठिए, आमने-सामने बैठ करके ज़रा देश के मुद्दों पर चर्चा करिए, हालात पर बात करिए, ये भी बहुत गंभीर हो जाता है। आज के इन इन तमाम गंभीर मुद्दों पर बात होगी। अखिल स्वामी सर जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर शुरुआत हम करें ज़रा अरविंद केजरीवाल के इस बयान के साथ जो इस दावे के साथ बल्कि कहा जाए, जो वो कह रहे हैं कि भई मोदी जी अब रिटायर होने वाले हैं और अमित शाह के लिए वोट माँग रहे हैं क्योंकि अमित शाह को वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से मोदी जी ये करना चाह रहे हैं, वो जान रहे हैं कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो बाद में वो ये कह पाएंगे कि अगर मैंने अपने लिए वोट मांगा होता तो मैं जीत जाता, क्योंकि मैंने अमित शाह के लिए वोट मांगा था इसलिए बीजेपी हार गई। देखिए, ये उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, क्योंकि इस बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पैर हर स्टेट से उखड़ रहे हैं, हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा आशाएं थी भारतीय जनता पार्टी को सीटें जीतेगी, आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की एक सीट नहीं बता सकती जहां वो जीत रही है शर्तिया। यहां तक स्थिति है बनारस के अंदर, माननीय मोदी जी लोगों को वहां पे जो लोकल प्रशासन है वो लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दे रहा है। 10 वो लेके आइए, प्रस्तावक लेके आइए, उनका आधार कार्ड दिलवाइए, उनके दस्तखत दिलाइए, उनके मोबाइल नंबर दिलाइए, हम कंफर्म करेंगे तब करेंगे। बाकी जगह नहीं हो रहा है केवल इसलिए, और वहां पे लोग जो है भूख हड़ताल में बैठ गए, वहां पे धरने पे बैठ गए हैं कलेक्ट्रेट में, क्योंकि लोगों को एप्लीकेशन नहीं भरने दी जा रही है, लोगों के फॉर्म जो है निरस्त करने की कार्यवाही चालू है। तो अब ये इंतहा इतनी ज्यादा हो गई है क्योंकि मोदी जी को बनारस में भी डर लग रहा है। अच्छा देखिए, मोदी जी की जो बहुत ज्यादा वो इधर उधर जाके अपना भाषण दिया करते थे वो भी बंद हो गया, क्योंकि उनको लग गया। तो अब ये एक चीज होगी कि अगर मोदी जी हार गए तो भक्तों को कैसे समझाएंगे कि भाई 10 साल तक तो देखिए मोदी जी के नाम पे इलेक्शन हम जीते, इस बार हम इलेक्शन क्यों हारे? तो इसलिए बताएंगे कि नहीं, अमित शाह के नाम पे हम इलेक्शन हार गए। तो अमित शाह को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और अमित शाह जिस प्रकार से योगी जी से भिड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब योगी जी का कुछ भी कहिए, चाहे उन्होंने जो भी किया जो भी नहीं किया, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का प्रभाव मोदी जी से ज्यादा है। और मोदी जी की हर कार्रवाई से पता चलता है, अमित शाह की कार्रवाई से पता चलता है कि वो योगी जी को हटाने के लिए बिल्कुल उतारू हो गए। ब्रजभूषण शरण सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने अमित शाह के बारे में बहुत अच्छा बोला, मोदी जी के बारे में बहुत अच्छा बोला, योगी जी के बारे में चुप हो गए। उन्होंने कहा आप खुद निष्कर्ष निकालिए। धनंजय सिंह के पत्नी का जिस प्रकार टिकट कटवाया गया उससे बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इसका मतलब यह है कि योगी जी बिल्कुल उतारू होकर बैठे हुए हैं। एक और खबर आपने सुनी होगी, आप उत्तर प्रदेश बैठे हैं, आप पुष्टि भी कर सकते हैं, 170 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, और इसमें 99% ऐसे विधायक हैं जो सपा और कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, जो बीजेपी ने अपने लिए बबूल के पेड़ बोए थे। इन्होंने सारे कांग्रेसी सपा वालों को अपना ले लिया, भारतीय जनता पार्टी वालों को बिल्कुल बैकग्राउंड में कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो उनका सपोर्ट कर ही नहीं रहा, और जो कांग्रेस और सपा के लोग लाए थे वो अपनी पार्टी में वापस जाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब चुनाव जो है करवट बदल रहा है। अब देखिए, अभी तो जो गोदी मीडिया था वो भी धीरे धीरे पलट रहा है। एनडीटीवी के कार्यक्रम देखिए किस प्रकार से बदले जा रहे हैं। वी ने तो अपना डिक्लेयर कर ही दिया, अब बाकी भी जितने ये मेन स्ट्रीम मीडिया अपने को कहते हैं धीरे धीरे कैसे पैतरा बदले इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, आज की तारीख में जो आपने कहा, वो जो ये अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये एक प्रकार की रणनीतिक चक्रव्यूह रच रहे हैं मोदी जी, जिससे बाद में इनके ऊपर ठीकरा न फूटे, वो सारा का सारा अमित शाह पे डालें। अच्छा, अमित शाह भी वो भी निष्क्रिय हो गए हैं,
मोदी जी भी निष्क्रिय हो गए, बाकी सारे के सारे निष्क्रिय बैठे हुए हैं। क्योंकि आज के तारीख में जो फलौदी सट्टा बाजार है वो भी कह रहा है भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल मेजोरिटी नहीं मिल रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है 200 सीट क्रॉस कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो अभी तो 7 सीटें दिल्ली की, 10 सीटें हरियाणा की, ये 17 सीटों में अगर 2-3 सीटें भी बीजेपी जीत जाए तो उन्हें जाके हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाने चाहिए। केजरीवाल तो जाके मत्था टेका है भगवान बजरंग बली के यहाँ। तो जो इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड था वो भी नहीं चल रहा, जो खालिस्तान कार्ड था वो भी नहीं चल रहा, जो ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप जो है वो लग गए और उनके अब, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तो इसके मेस्कॉट हैं, तेरी महाराज इनके मेस्कॉट हैं, प्रोजल रवन्ना इनके मेस्कॉट हैं, और बाकी ये राहुल गांधी से अपना तुलना करते हैं। ये शरद पवार के पास अपने वो भिजवा रहे हैं, दूत भिजवा रहे हैं कि शरद पवार भैया हमें बचा लो, महाराष्ट्र में हमारी मट्टी मत पलीत करो। उद्धव ठाकरे एक बार अपने दूत भिजवा रहे हैं। तो अब इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि ठीकरा किसके सिर पे फोड़े इसकी इंतजार हो रही है। अखिल सर, आप कह रहे हैं कि अमित शाह सक्रिय निष्क्रिय हो गए हैं, लेकिन अमित शाह साहब तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की नानी भी आ जाए तो चुनाव नहीं जितवा पाएंगी। वो तो इस तरीके की बात करते हुए सुने जा रहे हैं। नहीं, नानी की जरूरत क्या है? राहुल गांधी की नानी की जरूरत क्या है? देखिए, ये चुनाव जो है ये जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है। यहां किसी की नानी दादी को आने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो इस देश के ऋणी हैं, हमने जो भी जीवन में, राम प्रकाश जी आपने पाया है, आप अपने जीवन में अपनी मां की जितनी इज्जत करते होंगे उतनी भारत माता की इज्जत करते होंगे। भारतवर्ष में 142 करोड़ जनता जितनी अपने माँ बाप को इज्जत करती है, अपने जितनी गुरुजनों की इज्जत करती है, उतनी भारत माता की इज्जत करती है। हमारा भारत माता का जो हमारे ऊपर ऋण है, हम उससे ऋण से उऋण होने के लिए अपने ऊपर जो हमारा भारत माता का उपकार है उसे बरी होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसी नानी दादी को आने की आवश्यकता ही नहीं है। आज तो देश का गरीब से गरीब आदमी देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो इसमें राहुल गांधी की नानी की क्या आवश्यकता हो गई? भाई अगर आपको आवश्यकता है तो बुला लीजिए अपनी नानी दादी को, हम तो उन्हें कष्ट नहीं देना चाहते, वो श्रद्धेय है। नारी शक्ति को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, उनके बच्चों को केवल नौकरियां दे दीजिए और उनके जो है 1 लाख रुपए साल गरीब औरतों को दे दीजिए, वो अपने आप ही धन्य हो जाएंगी। वो अपनी रसोई देखें, अपना घर परिवार देखें, उनको जमीन में संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे जो लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, वो बाहर करेंगे, वो अपने परिवार को संभालेंगे। हम देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पे संघर्ष करेंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे। मैंने अरविंद केजरीवाल को सुना, भाई राम प्रकाश जी, हमारे शरीर का एक एक अंश, एक एक खून का, रक्त का एक एक अंश जो है भारत माता का ऋणी है। जो हम सब प्राण त्याग दें, हमारे को फांसी भी चढ़ा दें, गर्दन काट दें, पैर तोड़ दें, सिर फोड़ दें, हम भारत के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी अकेले नहीं लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे शरद पवार अकेले नहीं लड़ रहे हैं। देश के 142 करोड़ लोग, भक्त समाज के अलावा हर समाज जो है आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। भक्त समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ गए हैं देश के ऊपर संकट है, उसमें आरएसएस के लोग भी हैं जो समझ गए हैं, इसलिए देश जो है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की दिशा में आगे बढ़ गया है। इसीलिए लोग शायद ये कहने लग गए हैं कि राहुल गांधी ने अमित शाह को नानी याद दिला दी। इस तरीके की भी बात होने लग गई है। अखिल सर, मैं एक सवाल जो मेरा ये, मोदी जी जो पहले ही अडानी अंबानी का नाम लेकर के, टेम्पो का जिक्र करके, काले धन का जिक्र करके फंसे हुए थे, अब उनको खुली चुनौती इस चीज की मिलने लगी है कि जरा सामने बैठिए और चर्चा करिए। तो ये जो चुनौती है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, और चुनाव के बीच में ऐसी चुनौती कितनी अहमियत रखती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, उनके ऊपर नकारात्मक या सकारात्मक, किस तरीके से इसका असर होगा? देखिए, इसके पहले जो इन्होंने अडानी अंबानी के लिए कहा है ये घोर आपत्तिजनक है। ये देश की साख पूरे विश्व में एक ये देश विरोधी स्टेटमेंट है। ये देश को तोड़ना और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला स्टेटमेंट है। अडानी अंबानी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चलाते हैं, कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं चलाते हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं चलाते हैं, वो वाइडली हेल्ड पब्लिक लिस्टेड कंपनी चलाते हैं। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्री का 20 लाख करोड़ का है, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ उसमें केवल 8 लाख करोड़ की है। 12 लाख करोड़ रुपए उसमें जनता का लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स का लगा हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है।
उसमें फॉरेन बैंक्स का लगा हुआ है, उसमें एचएनआईज का लगा हुआ है। तो ये मुकेश अंबानी की व्यक्तिगत कंपनी नहीं है, ये देश की लिस्टेड कंपनी है, सेबी द्वारा संचालित है। और सेबी का ये कर्तव्य है, अगर कोई भी छोटे से छोटा आदमी सेबी में शिकायत कर दे जिसकी 10% की शेयर होल्डिंग हो, सेबी को इंक्वायरी करानी पड़ती है। 10% की शेयर होल्डिंग वाला, यहां देश का प्रधानमंत्री आरोप लगा रहा है। देश का प्रधानमंत्री जब आरोप लगा रहा है तो इसका माने जितने पीएसयूज हैं, जितने म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल है उसका हेड ये आरोप लगा रहा है। इसका माने 60% जो शेयर होल्डिंग है उसका मुखिया ये आरोप लगा रहा है। और सेबी अगर कार्रवाई नहीं करती, अगर ईडी कार्रवाई नहीं करती, अगर सेबी कार्रवाई नहीं करती, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। शरद चंद्र रेड्डी ने एक छोटा सा आरोप लगा दिया जो एक्यूज था। शरद चंद्र रेड्डी के आरोप पर केजरीवाल को बंद कर दिया। अब यहां मोदी जी आरोप लगा रहे हैं अडानी और अंबानी पर। ना मोदी जी से कोई पूछताछ कर रहा है ईडी, और ना अडानी अंबानी से पूछताछ कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आप कोई भी मनगढ़ंत जो है आरोप किसी पे लगा देंगे, मुंह मानहानि का केस भी नहीं करेगा, सेबी कोई इंक्वायरी भी नहीं करेगी, कोई पूछताछ भी नहीं होगी, और देश के लाखों करोड़ों रुपए के शेयर जो है डूब गए। इसका मतलब यह है सेबी को एक और इंक्वायरी करनी पड़ेगी। क्या मोदी जी के ये स्टेटमेंट देख के पहले अडानी अंबानी ने अपने शेयर बेच दिए थे काफी? जो शॉर्ट करने की बात हो रही है ना, कि उसने हिडनबर्ग जो है मार्केट को शॉर्ट किया था, अडानी के शेयर को बेचा था और उसके बाद खबर फैलाई थी, मार्केट गिरा था, फिर उसने अपनी पोजीशन को कवर किया था और लाखों करोड़ों बना लिए। कहीं इसमें अडानी अंबानी के पैसे बनवाने का षड्यंत्र तो नहीं है? भाई मोदी जी ने कहा कि अडानी अंबानी ने बोरों में पैसा पहुंचाया, इसका मतलब शेयर गिरना था, 7-8 दिन में शेयर मार्केट गिरा। जब शेयर मार्केट गिरा इसका माने अडानी अंबानी ने पहले बेच दिया, उसके बाद उसको खरीद लिया और 5-10 हजार करोड़ और बना लिए। हमारे तो पैसे डूब गए ना, देश के शेयर होल्डर्स का, स्मॉल इन्वेस्टर का पैसा जो डूब गया ना। तो सेबी को इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं करनी चाहिए? इसको डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स को इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं करनी चाहिए? इसमें ईडी सीबीआई को इंक्वायरी क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसका मतलब यह है षड्यंत्र है। ये देश में लाखों करोड़ों का हेरफेर किया गया है। जैसे मार्केट में लॉन्ग क्रिएट होता है, शॉर्ट क्रिएट होता है, चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, पूंजीपति लाखों करोड़ों बनाए जाते हैं। तो क्या स्टेट बैंक के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का? क्या इसके पीछे ये षड्यंत्र है कि मोदी जी सत्ता छोड़ें तब तक शेयर मार्केट को 30-40% गिरा दें, जिससे कि उसके बाद मार्केट के अंदर बिल्कुल अव्यवस्था फैल जाए, अडानी अंबानी के शेयर गिर जाएं, विदेशी अपने एफडीआई इन्वेस्टमेंट को वापस ले ले और देश की अर्थव्यवस्था इतनी बर्बाद हो जाएगी इंडिया गठबंधन उसको उठा ना पाए? क्या उसका षड्यंत्र है? अच्छा, जहां तक आपने पूछा, भाई देखिए ये तो स्वतंत्र, एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर अखिल स्वामी रोज अपना सीना तान के कहता है और मान लीजिए संबित पात्रा कहते हैं, तो मैं तो राम प्रकाश जी आपको कहता हूं कि संबित पात्रा अगर वो समझते हैं कि मैं उनके समकक्ष हूं और मुझे इस योग्य समझते हैं, क्योंकि कल बीजेपी के कई प्रवक्ता मुझे अपनी औकात बता चुके हैं, मुझसे कहते हैं स्वामी साहब आपकी औकात क्या है? मैंने कहा साहब आपके सामने कोई औकात नहीं है, आप लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, आप लोग तो दबंग लोग हैं, आप लोग तो किसी को पीट सकते हैं, उसको निपटा सकते हैं। मैं तो एक शिक्षक हूं, मैं तो एक सनातनी शिक्षक हूं, मैं तो अपने धर्म को प्यार करता हूं, अपने देश को प्यार करता हूं, मेरी औकात पौकात तो कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन डिबेट करना चाहें संबित पात्रा मुझसे डिबेट कर ले। अरे राहुल गांधी से मोदी जी अगर एक मंच पे बैठ जाएं और देश की जनता, आप उसमें जर्नलिस्ट बुला लीजिए, कुछ गोदी मीडिया के बुला लीजिए, कोई यूट्यूब चैनल के बुला लीजिए, आनंद वर्धन सिंह जी को बुला लीजिए, संजय शर्मा को बुला लीजिए, अशोक वानखेड़े को बुला लीजिए, उसमें अपने 4-5 ऐसे लोग बुला लीजिए, और कुछ अर्नब गोस्वामी को बुला लीजिए, कुछ अपने जो आम कैसे चूसते काट के खाते हैं उनको बुला लीजिए, वो जो अक्षय कुमार है उनको बुला लीजिए, गोविंदा को बुला लीजिए, वो जो कंगना रनौत है उनको बुला लीजिए। एक ओपन डिबेट हो जाए, तो परेशानी क्या है? देश के 142 करोड़ जनता देखे, 2-3 घंटे की डिबेट हो। अच्छा चलिए इतनी छूट ले लीजिए, मोदी जी अपने सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा लीजिए, उन्हें जो है राहुल गांधी को कोई टेलीप्रॉम्प्टर मत दीजिए, उन्हें बिना और उसमें इकोनॉमिक्स पे बात कर लीजिए, फाइनेंस पे बात कर लीजिए, उसमें सोशल सिक्योरिटी पे बात कर लीजिए, उसमें हिंदू मुसलमान पे बात कर लीजिए, उसमें औरंगजेब शहनशाह पे बात कर लीजिए, मंदिर मस्जिद पे बात कर लीजिए, आपको जो बात करनी है कर लीजिए, और देश की जनता को देखने दीजिए कि राहुल गांधी कितने पप्पू हैं और कितने बुद्धिमान हैं। अरे जो आदमी ऑक्सफोर्ड का वो है, एमफिल है, उसे आप पप्पू कहते हैं, और जिसकी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं पता है वो बहुत ज्ञानी है। अरे मैं बीएचयू से इंजीनियरिंग की है,
कोई मुझसे जरा चुनौती दे कि अखिल स्वामी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री दिखा दो, डिग्री मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगा और अपने 100 जूनियर सीनियर अपने खड़े कर दूंगा जो कहेंगे कि अखिल स्वामी उनके साथ पढ़ता था। एक एक हॉस्टल का विवरण बता दूंगा, मैं महाराज का नाम बता दूंगा, अपने टीचर्स का नाम बता दूंगा। अरे जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो भैया वहां के टीचर्स का नाम बता दो, अपने जूनियर और सीनियर का नाम बता दो, यूनिवर्सिटी बता दो कम से कम किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो आप एक करा दीजिए एक डायलॉग, जैसे अमेरिका के अंदर होता है, बाकी देशों के अंदर होता है। इधर परेशानी क्या, अगर आप बुद्धिमान है तो आपको परेशानी क्या है? मैं तो चैलेंज करता हूं, जिसको सनातन धर्म पे बात करनी है, फाइनेंस पे बात करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करनी है, इकोनॉमिक्स पे बात करनी है, सोशल साइंस पे बात करनी है, देश पे जो पुराने इतिहास पे हुआ है उससे बात करनी है, आइए डिस्कस कीजिए। हार जाऊंगा माफी मांग लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी तो शास्त्रार्थ करने की परंपरा है, कोई जरूरी थोड़ी मैं बहुत ज्ञाता हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। हार जाऊंगा माफी मांग लूंगा, आप हार जाइएगा आप माफी मांग लीजिएगा। तो अगर राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं मोदी जी को, आइए डिस्कस कर लीजिए, तो मोदी जी को भागने की आवश्यकता। अच्छा, टारगेट करते हैं केवल राहुल गांधी को, आप शरद पवार को तो टारगेट करते नहीं, आप जो है सुप्रिया स्नेत को थोड़ी टारगेट करते हैं, आप तो राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। और आपके हिसाब से राहुल गांधी पप्पू हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, तो राहुल गांधी से चर्चा कर लीजिए, देश की जनता देखे और उसके बाद निर्णय ले कौन बुद्धिमान है, कौन देश की प्रधानमंत्री बनने योग्य है। 2 घंटे की डिस्कशन करा लीजिए, इसमें आप भाग क्यों रहे हैं भाई? सर एक एक खुली बहस के लिए आमंत्रण इनको और मिला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों को आमंत्रित किया गया है 2024 लोकसभा चुनाव के ऊपर। और ये जो है कहा यह जा रहा है, जो चिट्ठी घूम रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि पूर्व जज एचबी लोकुर और हाईकोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के थे और हाईकोर्ट के पूर्व जज एपी शाह, इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आमंत्रित किया है। क्या लगता है मोदी जी इस तरीके की बहस को स्वीकार करेंगे, इस तरीके की चुनौती को स्वीकार करेंगे, हिस्सा लेंगे ऐसी बहसों में? नहीं, राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया ना। राहुल गांधी ने कहा टाइम बता दीजिए, समय बता दीजिए, कहां करना है बता दीजिए, जो मोदी जी को अच्छा लगे। गुजरात में करा लीजिए, आप सूरत में करा लीजिए, बड़ौदा में करा लीजिए, आप जहां कराना है करा लीजिए भैया। तो राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। तो माननीय मोदी जी तो प्रबुद्ध है ना, हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, वो बहुत ज्ञानी है, पूरे विश्व में उनका डंका बोल रहा है। तो मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूं, सर आप इतने बड़े नेता हैं, इतने महान नेता हैं, युगों युगों में ऐसा नेता पैदा नहीं होता, तो राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार कर लीजिए। जैसे लोकुर ने जो कहा है उसको स्वीकार कर लीजिए। अच्छा चलिए, पत्रकारों को भी मत बुलाइए, जैसे लोकुरी बैठ जाएं, जस्टिस शाह बैठ जाएं, एन राम बैठ जाएं, आप तीनों के ही उत्तरों का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी और मोदी जी को लोग तोल लेंगे, जिसको बेहतर समझेंगे उसको जिता देंगे, जिसको मना होगा तो हरा देंगे। ये भागने की क्या आवश्यकता है इसमें? आप काशी से करा लीजिए, काशी के तटों पे करा लीजिए, आप बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाके बाबा विश्वनाथ के दरवाजे के बाहर करा लीजिए, आप जहां राम जन्मभूमि में जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहां करा लीजिए। अरे जगह तो आपको चुननी है ना, आप केरला में करा लीजिए, आप कश्मीर में करा लीजिए, लद्दाख में करा लीजिए, जहां सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं। तो जगह, अब चुनौती है, चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। पुराने जमाने में जब कोई किसी पहलवान किसी को चुनौती देता था या शास्त्रार्थ की चुनौती देता था, चुनौती को स्वीकार न करना माने आपने हार मान ली। तो अगर राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं, मोदी जी नहीं मान रहे, इसका माने मोदी जी ने अपने को विड्रॉ कर लिया, हार गए वो। ये तो अनुचित है। मैं माननीय मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनसे निवेदन करता हूं राहुल गांधी से बहस कीजिए, हिंदुस्तान की जनता उसको देखे। लेकिन सर स्मृति ईरानी भी अक्सर इस तरीके की चुनौती देती हुई सुनी जाती हैं। वो बार बार राहुल गांधी से कहती हैं कि भाई वो आए अमेठी में कहीं पर बैठ करके चर्चा कर लें, आज तक में क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ। तो राहुल गांधी के लिए वो ये चीज़ कहती हैं कि वो तो भाग जाते हैं, वो डर गए हैं और इस वजह से जो है वो अमेठी भी छोड़ दिए हैं। नहीं नहीं, राहुल गांधी उनसे क्यों करें भाई, वो राहुल गांधी के स्तर की थोड़ी है। राहुल गांधी को मोदी जी अटैक करते हैं। अगर स्मृति ईरानी जी वास्तविकता में, देखिए मैं उनसे उम्र में बड़ा हूं, वो मेरी बेटी की उम्र है, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं, उनको सम्मान करता हूं, सब कुछ करता हूं। अगर स्मृति ईरानी जी मुझे इस योग्य समझती है, मुझसे एक शास्त्रार्थ कर लें, वो चलिए सनातन धर्म पे कर लें, वो हिंदू धर्म पे कर लें, मुझे ये सिद्ध कर दें कि पारसी जो होते हैं वो अगर फिरोज गांधी जो थे वो अगर हिंदू नहीं थे तो ईरानी कैसे हिंदू होते हैं, मुझे बता दें। मेनका गांधी कैसे हिंदू हैं और सोनिया गांधी कैसे हिंदू नहीं है, वो मुझे बता दें कि सोनिया गांधी अगर बहू बन के हमारे देश पे आई हैं और अपना परिवार छोड़ के, अपनी वेशभूषा छोड़ के, अपना खान पान छोड़ के भारतीय सभ्यता और संस्कृति से रंग गई हैं, तो हिंदुस्तानी कैसे नहीं है। मुझे बता देंगे कैसे भारतवर्ष में सनातन धर्म में जो दाम्पत्य जीवन है उसको किस प्रकार से निभाया जाता है और परिवार को नहीं तोड़ा जाता है।
तो स्मृति ईरानी जी अगर मैं हार जाऊंगा, मेरे से कर लें वो शास्त्रार्थ, राहुल गांधी से क्या मतलब, राहुल गांधी और मोदी जी कर लें, अखिल स्वामी और स्मृति ईरानी कर ले। जी सर, अब ये चर्चा की बात हो गई। खैर, चर्चा की बात जब हो ही रही तो चलते चलते एक चीज मैं और समझ लूं। रोहिणी आचार्य, इस नाम से देश के लगभग हर व्यक्ति आज की तारीख में परिचित है। एक दौर ऐसा आया लालू यादव की जिंदगी में जब इस बेटी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। रोहिणी आचार्य ने कहा है, नरेंद्र मोदी चूंकि वहां पर पहुंच रहे हैं आज जो है रोड शो के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ भी एक चाय पे चर्चा कर लीजिए। वो कोई चुनौती नहीं दे रही है, वो चर्चा के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है बाकायदा। उनको कहा है कि अंकल है हमारे, और अंकल जरा हमारे लिए भी रोड शो कर देते हम उनके, और हमें तो उनकी पार्टी के भी नेताओं ने आदर्श बेटी कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जरा हम इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं कि हमारे भाइयों को 15 लाख रुपए कब देंगे, हमारे जो भाई हैं उनको जो 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे। तो इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। साथ ही जिस सीट के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं मोदी जी, वहां से वो उम्मीदवार हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना इम्पोर्टेंट ये आमंत्रण है रोहिणी आचार्य का। नहीं, मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा किसी बिहारी से डिस्कशन ना करें, क्योंकि बिहारी लोग जो हैं बहुत ज्यादा प्रबुद्ध होते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। उनके अंदर तो रोहिणी आचार्य, जो देखिए मैंने रोहिणी आचार्य को मैं जानता नहीं, उनका मैंने कभी उनको देखा नहीं, वो मुझे नहीं जानती, आई डोंट नो हर। लेकिन जिस प्रकार का आदर्श उन्होंने उपस्थित किया है, ऐसी बेटियां अगर हिंदुस्तान के अंदर हैं तो हिंदुस्तान का मस्तक कोई झुका नहीं सकता। देखिए रोहिणी आचार्य ने अपने पिता के जीवन को, जिस पिता ने उसको जीवन दिया, उसने उर्रण से उर्रण हो गई वो लड़की, वो देश की आदर्श है। और अगर सारण की जनता, वहां की जनता अगर रोहिणी आचार्य को 4-5 लाख वोट से नहीं जिताती है तो मुझे बिहार की प्रबुद्धता पे प्रश्न लगाऊंगा मैं। आदर्श है वो लड़की, तो वो अगर चुनौती देती हैं तो देखिए, चुनौती वैसे तो माननीय मोदी जी को स्वीकार कर लेनी चाहिए। नहीं सर, चुनौती नहीं, ये आमंत्रण है सर, चुनौती नहीं दिया उन्होंने, आमंत्रण दिया है भैया। अरे आमंत्रण भी एक चुनौती होता है ना। मैं आपसे राम प्रकाश जी कहूँ आइए कुश्ती का आमंत्रण देता हूँ, तो चुनौती तो है। अब आप उसको मक्खन लगा के आमंत्रण कह रहे हैं, मैं उसको असली भाषा में, देसी भाषा में चुनौती कह रहा हूँ। वो चुनौती है लेकिन आमंत्रण की चाटनी में लपेटी हुई है। सर वो चक्कर क्या है, चुनौती ऐसा शब्द है ना कि सुन करके बहुत सारे लोग डर जाते हैं। आमंत्रण से थोड़ा सुकून रहता है कि अच्छा अच्छा चलो चलना है वहां पे, तो वो वाली एक जो फीलिंग है। डर जाएंगे यार। अरे कैसे, मान लीजिए मुझे आमंत्रण दे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जो प्रबंधक हैं या वहां के स्टूडेंट्स कहें कि सर स्वामी जी आपको चाय पे आमंत्रित करते हैं, तो अगर वो चुनौती भी, तो मुझे क्या पता। गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो मैं अपने किसी छठी क्लास के छात्र को भेज दूंगा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एमबीए के छात्रों को पराजित कर देगा। मैं अपने छात्रों से हरवा दूंगा उनको। तो चुनौती तो वही आए। हाँ, लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड या वहां के हार्वर्ड के स्टूडेंट्स या IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट्स कहेंगे कि, वहां के प्रोफेसर कहेंगे कि स्वामी जी आपसे शास्त्रार्थ करना है, मैं भैया नींद नहीं आएगी रात भर मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इनसे मुझे क्या, चाहे मुझे चाय पे बुलाएं या कॉफी पे बुलाएं या डोसा और ढोकला खाने बुलाएं, मैं हर चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिनसे चुनाव प्रभावित होता जा रहा है, और चुनाव चरण दर चरण और ज़्यादा जो है वो चर्चा का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि अब मोदी जी जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो सारे बयान भाजपा के लिए उल्टे पड़ते हुए दिख रहे हैं। अडानी अंबानी का मामला ताज़ा उदाहरण है। थैंक यू सो मच सर।